हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 1 का सेक्शन सी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना उसकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हो ये पूरे स्टडी मटेरियल की, तो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री मटेरियल्स में जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसमें हमने बीए का भी डाला हुआ है, साथ साथ में अकाउंट्स की भी हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो वहां पे जाके आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रखी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेक्शन सी से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, बट एक चीज याद रखना, आपका जो सेक्शन सी होता है ना उसमें टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और 16 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 12 करने होते हैं। आपको जो 12 क्वेश्चन आए वो 12 करने होते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 के 16 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना, जिससे आपका बहुत फायदा होगा। और मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा कि कौन से आंसर में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितना सफिशिएंट रहता है और आप कैसे स्कोर कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। What is meant by a diagram and for what purpose it is drawn? अच्छा देखो, 2 मार्क का जो भी क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर 4 पॉइंट लिखे जाते हैं। अगर आप एक एक लाइन के पॉइंट लिख रहे हो तो आप लोग 4 पॉइंट लिखिए, और अगर आप लोग कंटेंट अच्छा खासा लिख रहे हो तो 2 आप लोग पॉइंट लिखिए, सफिशिएंट है। क्योंकि 2 मार्क में इतना ही लिखा जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा लिख लेते हैं या तो बहुत कम लिख लेते हैं। तो याद रखना, 2 मार्क के क्वेश्चन में 4 पॉइंट अगर छोटे छोटे है तो, और अगर बड़े हैं तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है। क्लियर? और इस बेसिस पे आपका ये पूरा सेक्शन 24 मार्क का रहता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन के अंदर मैंने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय डायग्राम? तो डायग्राम का मीनिंग याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन अ फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड अ डायग्राम। मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होते हैं जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। क्लियर? अब आगे बात करें तो फॉर व्हाट पर्पस इट इज ड्रॉन, डायग्राम को किस पर्पस के लिए ड्रॉ किया जाता है। तो डायग्राम का यूज कौन कौन करता है, क्या क्या पर्पस के लिए? तो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज काय के लिए, टू ड्रॉ द अटेंशन। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सी एडवर्टाइजमेंट कंपनी अच्छे अच्छे डायग्राम्स का यूज करती है, जिससे हमारा अटेंशन वहां पे जाता है, हम लोग उस चीज को देख करके उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? फिर यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कोई भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। और फिर एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस, जो सोशल एनजीओ वगैरह होती है वो अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए डायग्राम का यूज करती है। देन बात करें थर्ड पॉइंट, अ डायग्राम इज ड्रॉन for data which are represented in a discrete frequency distribution। ये एमसीक्यूज में भी आया हुआ है और आप लोग पे याद रखना कि डायग्राम हमेशा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉ किया जाता है। देन बात करें, अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। हमेशा डायग्राम उसी डेटा का बनाया जाता है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब देख के तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है, उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहते हैं। और ले पर्सन यानी कि कॉमन पर्सन को भी कोई भी तरह की डिटेल स्टैटिस्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती इस डायग्राम को समझने के लिए। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि नॉर्मल पर्सन भी इस चीज को देख करके आसानी से समझ जाएगा, इस वजह से इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में तो 2 पॉइंट ही सफिशिएंट थे, बट मैंने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट बताया। आप लोग 4 पॉइंट भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास किस हिसाब का टाइम है। तो क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग बताया है डायग्राम का, साथ साथ में मैंने पर्पस बताया कि डायग्राम क्यों ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा डायग्राम की 2 अदर इंफॉर्मेशन भी देके रखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव द कॉशन एरियाज इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कौन से कॉशन एरिया है, मतलब कि कहां कहां कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो पहला है कंप्यूटर इज एन एड इन स्टडिंग, यानी कि कंप्यूटर हमको पढ़ाई में हेल्प करता है, मदद करता है। इट इज नॉट अ स्टडी मटेरियल इटसेल्फ, मतलब ये खुद कभी स्टडी मटेरियल नहीं होता, ये हमको मदद कर सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है, इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इजियर। ये सीधी सी बात है, हमारी पढ़ाई कंप्यूटर का यूज करके बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे बहुत से बच्चे ये वीडियो भी कंप्यूटर में बैठ के देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है और फास्टर भी होता है। ठीक है, इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, बट कभी भी कंप्यूटर ये जो पढ़ने की प्रोसेस है ना, याद करना, टेस्ट देना, ये पूरी प्रोसेस को नहीं हटा सकता। ये प्रोसेस तो हमेशा रहेगी और रहेगी ही। क्लियर? तीसरा पॉइंट, इफ वी डू नॉट यूज द राइट कमांड्स इन अ कंप्यूटर, अगर हम सही कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर में, वी मे एंड अप लूजिंग अवर मटेरियल्स, हम हमारा पूरा मटेरियल खो देंगे। और ऐसे कई सारे एग्जांपल आप लोग के साथ भी होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं कि अगर हमने गलती से डिलीट कर दिया, सही कमांड नहीं दी, तो पूरा का पूरा मटेरियल चला जाता है और वो वापस रिकवर भी नहीं हो पाता। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 4th पॉइंट, वी मे ऑल्सो एंड अप गेटिंग इनकरेक्ट ग्राफ एंड डेटा प्रोसेसिंग इफ वी डू नॉट नो द करेक्ट फॉर्मूला इन कमांड। अगर हमको
सही फॉर्मूला और सही कमांड नहीं पता तो हमारा जो ग्राफ और डायग्राम होता है ना वो पूरा गलत बन जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट कमांड और फॉर्मूला पता होना भी जरूरी है, उसका नॉलेज होना भी जरूरी है। क्लियर? तो इस तरह से टोटल 4 पॉइंट लिखने होंगे आपको इस आंसर के अंदर, और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से क्वेश्चन एरियाज है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के। देन आगे बात करें नंबर 33, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। देखो एग्जाम में अगर स्टेट पूछे ना तो आपको सिर्फ पॉइंट ही लिखने हैं। ठीक है, हेड पॉइंट्स आप लोग लिख लेना क्योंकि फालतू में टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, स्टेट में सिर्फ हेड पॉइंट लिखे जाते हैं। तो लिमिटेशंस 3 ही है, तीनों 3 लिख लेना। कौन सी? एक तो है डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, कि भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, डबल काउंटिंग, डेप्रिशिएशन, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन, ऐसी काफी सारी दिक्कत आती है। फिर पॉपुलेशन की वजह से कि अगर कंट्री के अंदर मान लो नेशनल इनकम ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है तो वो पॉजिटिव नेशनल इनकम होगी, बट अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का ज्यादा है, ग्रोथ रेट नेशनल इनकम कम है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है, नेगेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन दिक्कत करती है। फिर है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की अलग अलग मेथड्स है कैलकुलेट करने की, से फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, तो हर कंट्री अलग अलग मेथड यूज करती है, तो एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं हो पाता अलग अलग कंट्रीज के बीच में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्टेट बोला इसलिए हमने सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखे हैं। देन आगे बात करें नंबर 34, व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेक अ लिस्ट। मतलब यहां पे बोला है कि भाई बताओ कितने तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं और उनकी साथ साथ में हमको लिस्ट बनानी है। तो भाई आपको याद होगा कि टोटल 4 इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो पहला कौन सा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहला है नेशनल इनकम, दूसरा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट, और तीसरा है PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और चौथा है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये चारों 4 याद कर लेना बिकॉज 5 मार्क के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कितने इंडिकेटर्स है, या तो कोई भी एक इंडिकेटर भी पूछ ले कि भाई नेशनल इनकम एज ए इंडिकेटर आप एक्सप्लेन करो, 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो ये चारों 4 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के 4 इंडिकेटर है। अगर आपको शॉर्ट में याद करना है ना तो ये याद कर लो, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PQLI, HDI, PQLI और HDI तो ऐसे ही लिखते हैं। फिर यहां पे क्या करना, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम ग्रोथ रेट, इस तरह से याद कर लो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 35, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो बुक के अंदर भी टोटल 4 ही देके रखी है, यहां पे भी मैंने 4 ही बताई है, बुक के हिसाब से यहां पे बताई गई है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। अच्छा, जब भी इन्फ्लेशन होता है ना तो कंट्री के अंदर कांस्टेंट प्राइस राइज होती है। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भाई आप लोग को मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगा होना, कोई भी चीज महंगी होना, कोई भी चीज की प्राइस बढ़ना। ठीक है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल आज ये पेन 100 रुपए की मिलती है। ठीक है, अगर हमारी कंट्री में एवरेज रेट 60% भी माने तो 1 साल बाद ये पेन मैं लेने जाऊंगा ना तो 107 रुपए पड़ेगी। तो हमारी कंट्री में 7% क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसको महंगाई कहते हैं। क्लियर? और पहला पॉइंट भी यही दिया है कि जब भी इन्फ्लेशन होता है ना तो कांस्टेंट कोई भी चीज की प्राइस बढ़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल बढ़ी फिर वो वापस कम हो गई, वो कांस्टेंट प्राइस बढ़ती ही जाएगी, तभी जाके उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि जितने भी सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, सारे सेक्टर में प्राइस राइज होगी। तीसरा पॉइंट है परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। यस, परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे? तो देखो जैसे मान लो ये पेन है या 100 रुपए की है, 1 साल के बाद मैं जब खरीदने जाऊंगा तो 107 पड़ेंगे, मतलब कि चीज वही है बट मेरे को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो मेरी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया पेन का। वैसे मान लो आप मॉल में जाते हो, आपका हर महीने का खर्चा मान लो 20,000 रुपए है खाने पीने की चीजों का वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर वापस जाते हो तो आपको 20,000 नहीं 25,000 देने पड़ रहे हैं या 27,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो वो महंगाई बढ़ी। अब महंगाई बढ़ेगी तो आप कम खरीद पाओगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोई भी चीज की प्राइस बढ़ेगी आप कम क्वांटिटी में खरीद पाओगे, जिसकी वजह से आपकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? और जिसकी वजह से हम ये भी कहेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर चौथा पॉइंट है द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट। कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी अगर प्राइस लेवल बढ़े तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से 4 कैरेक्टरिस्टिक सफिशिएंट है, एग्जाम में लिख के आना, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 36, गिव द टाइप्स ऑफ मनी।
टाइप्स बताओ मनी के, पर ये तो बहुत इजी है चैप्टर, मनी और इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में दे के रखा है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कमोडिटी मनी। अच्छा, कमोडिटी मनी को ही हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले पैसा नहीं होता था, लोग ना एक चीज के बदले दूसरी चीज को एक्सचेंज किया करते थे, जिसको कमोडिटी मनी कहते हैं। उनके लिए पैसा ही उनके गुड्स थे, ठीक है, कमोडिटी थे। नेक्स्ट एनिमल मनी, आपको पता है कि एनिमल्स को यूज किया जाता था मनी की तरह, जिसमें काऊ हो गया, बफेलो हो गए, गोट हो गए, इन सबको यूज करते थे। देन मेटल मनी आया, सिक्के वगैरह है। देन पेपर मनी, आज की डेट में हम लोग जो नोट का यूज करते हैं, ठीक है, वो पेपर मनी में आता है। फिर आ गया प्लास्टिक मनी, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो प्लास्टिक है इसलिए प्लास्टिक मनी आ गया। देन बात करें बैंकिंग मनी, इनविजिबल और ई मनी, आज की डेट में हम लोग जो ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह करते हैं वो भी किस में आता है, बैंकिंग मनी में आता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के मनी है, टोटल 6 है जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 37, हाउ डिड द वर्ड बैंक ओरिजिनेट। ये जो वर्ड है बैंक, वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है? तो पहला देके रखा है इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड बैंक है उसका मतलब होता है हीप और अ मास, मतलब कि ये एक हीप है या तो मास है, ठीक है। नंबर 2 है इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में जो वर्ड है ना बैंक, उसका मतलब होता है भांडा। भांडा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैपिटल और फंड। ये एमसीक्यूज में भी आता है तो याद रखना, भांडा मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैपिटल और फंड, पैसों के कलेक्शन को ही भांडा कहते हैं, जो वर्ड बैंक है, ठीक है। देन बात करें इंग्लिश वर्ड बैंक, ये ओरिजिनेट हुआ है इटालियन वर्ड में से, इटालियन में उसको बैंका कहते हैं और फ्रेंच वर्ड में इसको, फ्रेंच के अंदर हम लोग इसको बैंक्यू कहते हैं। और ये दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, इन दोनों वर्ड का मतलब होता है बेंच। अब बेंच के ऊपर से ये जो वर्ड है बैंक, वो ओरिजिनेट हुआ है। कैसे बेंच के ऊपर से हुआ है? तो क्या होता था कि ओल्डन डेज में, पहले के पुराने दिनों में, जो यूरोप के मनी लेंडर्स हुआ करते थे, मतलब यही जो फ्रेंच हो गया या इटली हो गया, इन सब के जो मनी लेंडर्स होते थे वो लोग मनी चेंजर्स होते थे। मनी चेंजर्स मतलब हम कहेंगे कि पैसे उधार देते थे, पैसे लेते थे लोगों के, मनी को चेंज करके देते थे अलग अलग करेंसी में, ठीक है। तो जो मनी चेंजर्स और मनी लेंडर्स हुआ करते थे वो अलग अलग तरह के कॉइन्स डिस्प्ले में रखते थे अलग अलग कंट्रीज के, और वो भी किसमें, एक बड़े से बेंच पे बैठते थे और एक बड़े से हिप लेकर के बैठते थे, एक बड़े सा ढगला लेकर के बैठते थे, नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो। और किस पे बैठते थे वो लोग? बेंचेस पे बैठते थे या टेबल्स पे बैठते थे। और उनका पर्पस क्या होता था वहां पे? लैंडिंग और एक्सचेंजिंग, मतलब कि वो एक बाजू लोन देते थे, एक बाजू लोगों के पैसा एक्सचेंज करते थे। तो भाई इस बेसिस पे ये जो वर्ड है बैंक वो आया है, मतलब पहले वो बेंच था, फिर उसको बैंक्यू, फिर इसको बैंक का ये सब नाम दिए गए, और आखिरी में जाकर के इसका एक फाइनल नाम हुआ और आज की डेट में हम लोग उसको यूज करते हैं, और वो कौन सा नाम है? बैंक नाम है। क्लियर? तो यहां पे मैंने पूरी आपको हिस्ट्री बताई कि कैसे ये जो वर्ड बैंक है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 38, स्टेट मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के यहाँ पे मॉनेटरी फंक्शंस की बात की गई है और यहाँ पे कोई भी 3 आपको लिखने हैं, ठीक है। एनी 3 क्वेश्चन में पूछा गया है, बट यहाँ पे मैंने आपको सारे ही बता दिए, 5 में से कोई भी 3 लिख लेना। सबसे पहला मॉनेटरी फंक्शन में कि भाई आरबीआई जो है वो करेंसी इश्यू करती है, ठीक है, ये तो एक फंक्शन होता ही है। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है ना, तो वो आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देती है, इसलिए बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा जाता है। देन बात करें बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट, मतलब कि बैंकरों की भी बैंक है, मतलब अगर कोई बैंक को पैसों की जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन या लास्ट रेसोर्ट कहो, वो बचती है आरबीआई। मतलब कि बैंक को भी लोन की जरूरत पड़े तो उसको भी लोन देती है आरबीआई, तो इनके लिए बैंकर्स बैंक कहा गया है और एक लास्ट ऑप्शन है हर एक बैंक के लिए। फिर है क्रेडिट कंट्रोल, कंट्री के अंदर जितना भी पैसों का सप्लाई है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, उस पे कंट्रोल होता है आरबीआई का। साथ साथ में कितना लोन देना है, कितने रेट पे देना है, हर एक चीज पे कंट्रोल होता है आरबीआई का। और आखिरी ऑप्शन है 5वां, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मतलब होता है कि फॉरेन के पैसों का कस्टोडियन मतलब होता है करता धरता, कि आरबीआई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का, हमारी कंट्री में जो भी फॉरेन का पैसा आता है वो सारा कस्टोडियन, यानी कि पूरा करता धरता, पूरा का पूरा मैनेजमेंट खुद आरबीआई करती है। तो इस तरह से एग्जाम में आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखने होंगे, 5 याद करके जाना, उसमें से कोई भी 3 लिख लेना, ठीक है। इसका रीजन ये है कि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क में आया तो आपको 5 के 5 पॉइंट भी लिखने होंगे और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। क्लियर? तो ये हो गए 38 नंबर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग को अकाउंट या स्टैट्स में कोई भी तरह की दिक्कत आती है ना, तो आप लोग हमारे कोर्स में जुड़ो, जहां पे बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ
599 में पूरा का पूरा एग्जाम तक आपको कोर्स मिल जाएगा, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हमने प्रोवाइड किए हमारे ऐप के अंदर। तो आप लोग ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमको पूछ सकते हो। क्लियर? चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या देके रखा है? तो देखो ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ यही शो करता है कि भाई लोगों के पास क्या खाना अवेलेबल है या नहीं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन शो करता है, भूखमरी शो करता है कि भाई लोगों को फूड की अवेलेबिलिटी हो पाती है कि नहीं। बट सच बात बताओ, पॉवर्टी की सिचुएशन सिर्फ खाना अवेलेबिलिटी नहीं होता, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इस वजह से इसका लिमिटेशन है पॉवर्टी लाइन का। तो क्या क्या चीजें इसमें और इन्वॉल्व होनी चाहिए थी जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस मेथड के अंदर? तो देखो इस मेथड के अंदर कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक इंसान की होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब होता है कि वो इंसान किस तरह से जीता है, उसके जीने का स्टैंडर्ड क्या है, कौन से गुड्स का यूज करता है, वो सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती है, जो कि एक मिनिमम होना बहुत जरूरी है। जिसमें फूड तो चलो आता है, बट फूड के अलावा और भी चीजें जरूरी होती है। जैसे कि हो गया क्लोथिंग, कपड़े अच्छे होने चाहिए, ठीक है, कपड़े मिलने चाहिए, हाउसिंग होना चाहिए, उसका खुद का घर होना चाहिए, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, क्लीनलीनेस हो, अच्छा प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो, यहां पे प्योर आएगा, ठीक है, अच्छा पीने के लिए पानी हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बट ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है इस कंसेप्ट में, इस मेथड के अंदर। दैट्स व्हाई इसका लिमिटेशन है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन सिर्फ एक ही चीज को देखता है, वो है कि कोई भी इंसान को खाना मिल रहा है कि नहीं। बट इसके अलावा और भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए थी। क्लियर हो गया? तो 39 क्लियर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 40, एक्सप्लेन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विद एन एग्जांपल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और उसका एक एग्जांपल देना है। तो इसका तो बहुत बढ़िया मीनिंग है, दो ही पॉइंट लिखना, एक एग्जांपल दे देना और एक इसका मीनिंग लिख लेना। क्या देके रखा है? When in प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड के अंदर अगर कोई भी तरह का चेंजेस होता है, और प्रोडक्शन और ड्यू टू चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंस, या तो प्रोडक्शन में बदलाव होता है या लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं, और या तो फिर मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू गुड्स एंटर करते हैं मार्केट में, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अच्छा, न्यू गुड्स की वजह से कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? तो एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले के टाइम पे लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट, इन सब का यूज करते थे। बट अब मार्केट के अंदर टैक्सी आ गई है, रिक्शा आ गई है, जिसकी वजह से लोग अब टैक्सी रिक्शा यूज करने लग गए। तो जिनके पास बुलॉक कार्ट या हॉर्स कार्ट होता था वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। किसकी वजह से? नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से। दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं कि पहले के टाइम पे आपको याद हो तो लोग टाइपराइटर का यूज करके हर एक चीज का टाइप करते थे, ठीक है, बट उसको रिप्लेस कर दिया है कंप्यूटर ने। तो अब कंप्यूटर आ गया तो लोगों को अब कंप्यूटर सीखना पड़ा। जब तक उनको कंप्यूटर नहीं आया तब तक वो बेरोजगार हो गए। तो जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी तरह का डिमांड चेंज हो जाती है लोगों में, तो उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल बुक के हिसाब से क्या दिया हुआ है? व्हेन स्मार्टफोन रिप्लेस्ड ओल्ड मोबाइल फोन्स, then the laborers engaged in production, sales and service of old mobile phones become unemployed। याद हो आपको पहले बटन वाले मोबाइल आते थे, उसको रिप्लेस कर दिया है स्मार्टफोन ने। तो जो भी कंपनी बटन वाले फोन, खास करके बात करें नोकिया की, जो भी प्रोडक्शन, सेल्स, सर्विस करती थी, वो सारी कंपनियां बंद हो गई, जिसमें एक ब्लैकबेरी का भी नाम होता था, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। और इसी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 41, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडिया, एक्सप्लेन। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो ज्यादा एप्लीकेबल मानी जाती है इंडिया में। क्यों ऐसा कहा गया है? तो इसके भी 4 पॉइंट बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। एनकरेजमेंट वॉज गिवन टू कंज्यूमर गुड्स एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारी कंट्री में एनकरेजमेंट दिया गया कि कंट्री के अंदर कौन से गुड्स यूज हो? कंज्यूमर गुड्स और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का यूज हो, जिसमें आ जाती है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी डेवलपमेंट। ये सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लेबर्स का यूज होता है।
बिकॉज दिस इंडस्ट्रीज रिक्वायर लेस कैपिटल एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये इंडस्ट्री में कैपिटल जो है वो कम लगता है और लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा काम करते हैं। इन सारी इंडस्ट्रीज में ना लेबर ही काम करते हैं और लेबर जितने ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इंडिया के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज करे, ठीक है। एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक प्रोड्यूसेस गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स। जो भी ये टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, इसका मतलब होता है लेबर्स का यूज करके प्रोडक्शन करना, लेबरर्स का यूज करके प्रोडक्शन करना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ब्लेसिंग मानी जाती है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। अब आप बताओ कि क्यों ब्लेसिंग माना जाता है? क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है और सबको काम चाहिए होता है। तो अगर मान लो मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री डालूंगा जहां मशीन्स काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, जो जनरली लार्ज स्केल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। बट अगर मैं स्मॉल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करूंगा तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इस वजह से हमारी कंट्री के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि इससे हमारी कंट्री का ही फायदा है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर? तो 4 पॉइंट सफिशिएंट है इस आंसर के लिए। देन नेक्स्ट नंबर 42, एक्सप्लेन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में क्या था? तो भाई इसमें 2 ही पॉइंट है, मेनली यही 2 आपको एग्जाम में लिखने हैं। सबसे पहला, इंस्टेड ऑफ द अर्ली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। पहले एक प्रोग्राम होता था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, उसकी जगह पे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुरू किया गया। अच्छा, इसको टिप दूं याद करने की। ग्राम ज्योति, ज्योति मतलब आपको समझ गए कि भाई एक दिया होता है, ज्योत होती है, उसको ज्योति कहते हैं, ठीक है। तो ज्योति मतलब एक लाइट की बात है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की। तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है इस योजना में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कांस्टेंट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरियाज। और इस योजना का मेन मकसद क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? 24 घंटे 7 दिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। कहां पे? रूरल एरियाज के अंदर, गांव के अंदर। क्लियर? तो ये अपना 42 भी क्लियर होता है। देन नंबर 43, गिव द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बताओ बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये तो भाई बहुत इजी है, फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर में आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, अगर जब भी कोई भी ऐसी सम टोटल वैल्यू देखी जाए मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की। मर्चेंडाइज मतलब क्या होता है? मर्चेंडाइज मतलब होता है, यहां पे बात की जा रही है फिजिकल गुड्स की, कि जो भी फिजिकल गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है सिर्फ वही देखा जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और इन द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रेड अकाउंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। याद रखना यहाँ पे सर्विसेज नहीं आती बैलेंस ऑफ ट्रेड में, सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है? मर्चेंडाइज इंपोर्ट एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन द स्टेटमेंट। उसी स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। फिर बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहां पे वैल्यू दिखी जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, दोनों की, टेंजिबल यानी कि गुड्स और इनटेंजिबल यानी कि सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब कि पूरे साल के दौरान जो भी गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो सारी की सारी अमाउंट आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखने को मिलेगी। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट आती है जो कि फिजिकल गुड्स है, यानी कि मर्चेंडाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 44, What is meant by exchange rate? तो भाई याद रखना, एक्सचेंज रेट मतलब होता है द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड। यहां पे कन्वर्टेड आएगा, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे मान लो $1 बराबर कितना रुपए है? अभी 85 चल रहा है, ठीक है, 85 रुपीज। तो जब मैं रुपीस को कन्वर्ट कर रहा हूं डॉलर में या डॉलर को कन्वर्ट कर रहा हूं रुपीस में, तो उसी को ही हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक और बार पढ़ते हैं, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री, एक ऐसे रेट पे जब एक कंट्री की करेंसी चेंज होती है या कन्वर्ट होती है दूसरे कंट्री की करेंसी में, तो वो जो रेट लगता है ना $1 बराबर 85 रुपीस, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ आप सब लोग को? डन है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या दिया है? इट इज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यस, ये फॉरेन करेंसी की प्राइस है जो डोमेस्टिक करेंसी के भाव पे, मतलब ये भाव ऐसा समझ लो, एक एक्सचेंज रेट, एक रेट है कि $1 के बराबर मेरे को 85 रुपीज मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 45,
एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट में तो आपको याद है दो ही आती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले चैप्टर में ये देके रखा है। एक आती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और दूसरी आती है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, समझाता हूं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है। तो भाई ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली हमारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, मतलब ऐसे गुड्स जो लोगों को जो चीज चाहिए वो तुरंत उनको मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चॉकलेट खानी है, ठीक है, तो चॉकलेट खा के मेरी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। या मान लो मेरे को कॉफी पीनी है तो मैं सीधा कॉफी पी के मेरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा हूं। मतलब कि यहाँ पे जो लोगों को चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, उसको ही हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और जो भी इंडस्ट्री इस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करती है उन इंडस्ट्रीज को हम लोग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, पाउडर मेकिंग इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, वो सारी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हुई। जैसे मान लो मेरे को कपड़े पहनने हैं, ठीक है, तो मैं कपड़े की शॉप पे जाकर के नए कपड़े खरीद लूंगा और पहन लूंगा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हुआ। बट अगर मैं एक ऐसी शॉप पे गया जहां पे सिर्फ कपड़ा मिल रहा है, आपको पता होगा कि लोग सूट सिलवाते हैं, शर्ट सिलवाते हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ क्लोथ का कपड़ा लेके आया, मतलब टुकड़ा लेके आया और उसके बेसिस पे मैं सिलवा रहा हूं, तो वो फिर कौन से गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब वो फिनिश गुड्स नहीं है, वो सेमी फिनिश गुड्स है। मैं वहां से लेके आया, उससे उसकी प्रोसेस की, टेलर को दिया और उसने जाकर के फाइनली वो गुड्स प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यूनिट्स विच हैव सेमी फिनिश्ड प्रोडक्शन, कोई भी ऐसा यूनिट जो सेमी फिनिश्ड है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इट मींस the type of goods which are semi processed in nature and still one stage of production is remaining are known as इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। जिसमें यान आ गया, ठीक है, यान मतलब होता है जो धागों का पिल्ला होता है वो, फिर स्टील की शीट हो गई, मशीन्स हो गई, ये सारी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री में आती है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया हो तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई मेरे को अगर कपड़े चाहिए तो मैं सीधी कपड़े की दुकान जाके खरीद लिया और मैंने पहन लिया, ठीक है, तो मेरे को नए कपड़े मिल गए, वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हुआ। और मैं मार्केट जाके ऐसी दुकान में गया जहां सिर्फ क्लोथ का टुकड़ा मिल रहा है, ठीक है, कपड़ा मिल रहा है, मैं कपड़ा लेके आया, फिर मैंने टेलर को दिया, उसने वो फिनिश किया और मेरे को दिया, तो वो कौन सा गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। बोलो क्लियर हो गया। तो ये दो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट में। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गिव द चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवे इन इंडिया। इंडिया में रेलवे कौन से चैलेंजेस फेस करती है। कोई भी 3 आंसर देने हैं, बट मैंने यहाँ पे 5 दे करके रखे हैं, आप इसमें से कोई भी 3 याद कर सकते हो। ठीक है, तो पहला देके रखा है द मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टिल इनसफिशिएंट। यस, रेलवे के अंदर अभी भी अपग्रेडेशन की जरूरत है। चाइना और जापान के अंदर आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी ट्रेन है, बढ़िया रेलवे है, वैसी हमारी कंट्री में भी उस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है जो अभी तक नहीं आई है। जैसे बुलेट ट्रेन काफी सालों से चल रहा है, बट थोड़े टाइम में आ जाएगी, वो भी सिर्फ मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ही चलेगी। ऐसी काफी ट्रेन होनी चाहिए जो पूरी कंट्री में चले। दूसरा, फैसिलिटी ऑफ रेलवे स्टिल इनसफिशिएंट इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। आप देखो दिवाली के टाइम पे कितनी डिमांड होती है, आपको ट्रेन मिलती ही नहीं है, पैक होती है सारी, लोग वेटिंग में जाते हैं, वेटिंग में भी जगह नहीं मिलती है। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो फैसिलिटी है रेलवे की वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, पूरी नहीं हो पाती, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। तीसरा है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पैसों का शॉर्टेज होना जिसकी वजह से उनका जो पूरा मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ढंग से नहीं वर्क कर पाता। चौथा है प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज फॉर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स को अच्छी फैसिलिटी बहुत सी बार नहीं मिल पाती, साफ सफाई ढंग की नहीं होती, उनकी जो फूड होते हैं उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं होता, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है, वीडियोस वगैरह हमारे पास आते हैं। रीजनल इंबैलेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। रीजनल बहुत ज्यादा इंबैलेंस हो जाता है रेलवे की वजह से। जैसे कोई सुपर फास्ट ट्रेन है तो भाई जैसे राजस्थान जाना है किसी को, ठीक है, तो अहमदाबाद रुकेगी, महसाणा रुकेगी, पालनपुर, फिर आबू रोड। तो गुजरात में तो 3 ही स्टेशन पे रुकी, तो आजू बाजू जैसे मान लो अहमदाबाद है तो कोई कलोल में रहता है तो उसको या तो महसाणा जाना पड़ेगा या तो फिर उसको अहमदाबाद आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक रीजनल इंबैलेंसमेंट क्रिएट होता है कि वो हर जगह पे नहीं रुकती है, जिसकी वजह से लोगों को दूर दूर से यहां तक आना पड़ता है। तो इसी को हम कहेंगे कि ये सारे चैलेंजेस है जो रेलवे में देखने को मिलते हैं। तो 5 में से कोई भी 3 आप लोग लिख के आना, और अगर यहाँ पे मान लो एनी 2 कहे तो एनी 2 लिख के आना। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।